हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट गवर्नमेंट बजटिंग। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड देन इसे जल्दी से हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इससे पहले की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो अगर आप न्यू हो इस वीडियो में तो आप स्टार्टिंग से पूरी देख सकते हो विवेक सिंह सर की जो है इकोनॉमी की सीरीज़। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो बजट क्या है? बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ इनकम, कि ये इस्टीमेट है किसका? इनकम का और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जनरली बजट जो है एक साल के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड मीन्स 1 ईयर इन केस ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या किया जा रहा है कि एक साल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि हमारा इनकम कितना है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, जैसे फैमिली का भी एक बजट होता है कि हमारा इनकम है तो हम कितना खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बजट। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट में क्या क्या रहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में होता है एस्टिमेटेड रिसीट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है? एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में भी सेम चीज़ होगी। क्या होगा कि इनकम कितना है और खर्च कितना है और खर्च कहाँ कहाँ ज़्यादा करना है। ठीक है, पैसे को प्रोडक्टिवली यूज़ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं। आर्टिकल 265 में क्या कहा जा रहा है कि नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड विदाउट लीगल अथॉरिटी। मीन्स कि कोई भी टैक्स को जो है ना कलेक्ट किया जा सकता है ना लिया जा सकता है बिना लॉ के या लीगल अथॉरिटी के। जब तक लीगल अथॉरिटी का यहाँ पे परमिशन नहीं होता है तब तक हम नहीं कर सकते, टैक्स को ना ले सकते हैं ना कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन आर्टिकल 266 का क्या कहना है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो है नहीं किया जा सकता है विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। तो अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है तो लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। 265 में कह रहे हैं कि हम जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं बिना लीगल अथॉरिटी के, एंड 266 में हम कह सकते हैं कि हम खर्च नहीं कर सकते हैं जब तक लेजिस्लेटिव अप्रूवल जो है नहीं मिल पाए। ठीक है, नहीं मिल जाए। देन पार्लियामेंट का अप्रूवल किस किस चीज़ में चाहिए? टैक्सेस एंड रिसीट। टैक्सेस जो कलेक्ट हुआ एंड देन रिसीट हमारा इनकम आर अप्रूव्ड थ्रू फाइनेंस बिल। तो जो है हमारा इनकम ये सब कैसे अप्रूव किया जाना चाहिए? फाइनेंस बिल के थ्रू। और जो एक्सपेंडिचर है इसको कैसे अप्रूव किया जाना चाहिए? एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू। तो रिसीट को किसके थ्रू अप्रूव किया जाएगा? टैक्स और रिसीट के लिए फाइनेंस बिल होगा और एक्सपेंडिचर के लिए अप्रोप्रिएशन बिल होगा। अगर खर्च करना है तो अप्रोप्रिएशन बिल और रिसीट और टैक्सेस के लिए फाइनेंस बिल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। देन बजट। ठीक है, बजट में हमने देखा क्या क्या कंपोनेंट है इसका। तो रिसीट देखने के लिए मिला। ठीक है, इनकम में हमारा टैक्सेस एंड देन एक्सपेंडिचर के लिए हमने देखा क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल जो कि आर्टिकल 114 में है और फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 में है। क्या है? फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 एंड एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 14। तो ये हमने अभी तक कितने आर्टिकल्स की बात की? 4 आर्टिकल्स की बात की। वो चारों के चारों आर्टिकल क्या हो जाने चाहिए? याद हो जाने चाहिए। 65 में क्या है कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं बिना लॉ के। 66 में कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं लेजिस्लेटिव अप्रूवल के बिना। देन फाइनेंस बिल जो है 110 में है और अप्रोप्रिएशन बिल 114 में है। अप्रोप्रिएशन एक्सपेंडिचर के लिए है और फाइनेंस बिल जो है रिसीट और टैक्सेस के लिए है। ठीक है, देन बजट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? बजट को प्रिपेयर किया जाता है बजट डिवीज़न के द्वारा, जो कि कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस डिवीज़न के द्वारा क्या किया जाता है? बजट को प्रिपेयर किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है, जो कि आती है किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। तो आर्टिकल 112 अब ये क्या कहता है? प्रेसिडेंट मस्ट ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट जैसा नाम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, इसके बदले हम क्या देखते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड बजट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नाम देखने के लिए मिलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउस। ठीक है, तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहाँ लाया जाएगा? दोनों हाउस में लाया जाएगा पार्लियामेंट का। फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा दोनों हाउसेस में। तो फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, सो
बजट में क्या रहता है, बजट प्रोवाइड्स 3 सेट्स ऑफ फिगर। तो 3 तरह के फिगर हम बजट में देखते हैं। बजट में रहता है बजट एस्टिमेट, ये नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट होता है कि क्या एस्टिमेट रहेगा। देन रिवाइज एस्टिमेट, तो इसके लिए क्या रहता है, करंट ईयर के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है। और एक्चुअल फिगर्स जो है प्रीसीडिंग ईयर यानी कि पिछले साल का क्या होता है, एक्चुअल फिगर्स होता है। तो बजट किसका होता है, हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर का बजट है। रिवाइज क्या करते हैं, करंट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट होता है। और एक्चुअल फिगर्स जो होता है पिछले साल का लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो बजट किसके लिए हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये याद रखना है। तो टाइप्स ऑफ बजट, अब बजट कितने तरीके का हो सकता है। एक तो फुल बजट हो सकता है, इसमें इंक्लूड होगा एस्टिमेट्स फॉर एक्सपेंडिचर एंड रिसीट फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, की पूरे साल का बजट है। ठीक है, एंटरिम बजट में क्या हो सकता है, इसको इलेक्शन ईयर के टाइम में प्रेजेंट किया जाता है और इसमें जो है कवर्स अ पार्ट ऑफ ईयर विथ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें भी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो है ज़रूरी नहीं कि ये बजट पूरे साल के लिए हो या पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए हो, ये जो है साल के का हिस्सा हो सकता है कि कुछ पार्ट के लिए हो सकता है। ठीक है, ये सिमिलर होगा फुल बजट के, ऐसा नहीं है कि इंटरिम बजट है तो कुछ अलग होगा, नहीं, सिमिलर ही होगा। ये कन्वेंशन है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। जनरली क्या होता है कि जो है जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें प्रेजेंट किया जाता है और आफ्टर इलेक्शन फिर जो नई गवर्नमेंट होती है वो फिर से अपना प्रिपेयर करती है फुल बजट को। तो ये हमने देख लिया क्या, इंटरिम बजट। देन वोट एंड अकाउंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वोट एंड अकाउंट क्या है कि अगर अब तक बजट पास नहीं हुआ है और गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, किस लिए, टू कैरी नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको कैरी करने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी, अलाउ करेगी लोकसभा को टू मेक एन एडवांस, जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है लोकसभा को टू मेक एन एडवांस ग्रांट फॉर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अंटिल अप्रोप्रिएशन बिल इज़ इनेक्टेड। तो जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल नहीं आता है तब तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है लोकसभा को कि आप जो है एडवांस में ले सकते हैं, ग्रांट ले सकते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर का कुछ हिस्सा आप एडवांस में ले सकते हैं। ठीक है, बजट का कुछ हिस्सा। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी जो है पैसे की ज़रूरत है और जो है अभी बजट पास नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है लोकसभा को कि आप एडवांस जो है ले सकते हैं। ठीक है, यही सिंपल सी बात है वोट एंड अकाउंट का। तो वोट एंड अकाउंट एड्रेस कब किया जाता है, ओनली द एक्सपेंडिचर एड्रेसेस ओनली द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ बजट। तो हम क्या कर रहे हैं, वोट ऑफ अकाउंट में हम क्या देख रहे हैं कि वोट एंड अकाउंट एड्रेस कर रहा है सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड, क्या इनकम साइड को ये नहीं कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर साइड को एड्रेस करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑब्टेन करेगी वोट फ्रॉम पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से वोट जो है सबसे लेगी फॉर सफिशिएंट फंड टू कवर एक्सपेंस ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब जितना सफिशिएंट फंड उनको चाहिए वो क्या करेगी, ऑब्टेन करेगी, वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, फिर जाके मिलेगा। तो नॉर्मली जो है वोट एंड अकाउंट इज टेकन फॉर 2 मंथ। तो नॉर्मली वोट एंड अकाउंट कितने टाइम के लिए किया जाता है, जनरली तो 2 मंथ के लिए किया जाता है। और 1/6 ऑफ द जो भी एस्टिमेट होता है उसका जो है 1/6 पोर्शन जो है उसको मिल सकता है एक्सपेंडिचर के लिए। तो वोट एंड अकाउंट क्या है, अगर आप सिंपली समझो कि अभी बजट पास नहीं हुआ है, गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है, कहती है लोकसभा को कि आपके पास ये पावर है कि आप जो है ग्रांट कर सकते हो एडवांस में पैसे। ठीक है, और यहाँ वोट एंड अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड ही देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद पैसे मिलेंगे। जनरली होता है कि 2 मंथ के लिए वोट एंड अकाउंट को जो है लिया जाता है और कितना, इक्विवेलेंट टू 1/6। तो मतलब जो एस्टिमेटेड बजट है उसका 1/6 जो है ले सकते हैं 2 महीने का। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, वोट एंड अकाउंट। अब देखते हैं जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या है, तो ये स्टार्ट होता है जीरो बेस से। तो जीरो बेस्ड बजट किससे स्टार्ट होता है, जीरो बेस से स्टार्ट होता है। इसका क्या मतलब है कि एक्सपेंसेस जो है कैलकुलेट कहाँ से किया जा रहा है, स्क्रैच से, नॉट बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड। तो प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा है, कैलकुलेशन बिल्कुल ही स्टार्ट से किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंश्योर किया जाता है एक्टिविटी आर रेलिवेंट फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो वो सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देन आइडेंटिफाइज एंड एलिमिनेट
एक्सेसिव एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अगर किसी चीज़ पे हो रहा है तो उसको एलिमिनेट किया जाता है आइडेंटिफाई करके। तो ये हमने देखा जीरो बेस बजट कि ये स्टार्ट इसका बेस जीरो होगा, ये पहले से जो भी कैलकुलेट किया हुआ है उसके बेसिस पे नहीं होगा, ये स्क्रैच से किया जाएगा। देन आउटकम बजट क्या होता है, आउटकम बजट का एम होता है टू कन्वर्ट आउटलेज मीन्स स्पेंडिंग इनटू आउटकम, कि अगर हम कुछ स्पेंड कर रहे हैं तो उसका कुछ तो आउटकम रिजल्ट तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग एक्सपेंडिचर देखने के लिए मिलेगा, सेट किया जाएगा टारगेट एंड क्वांटिफाइंग डिलीवरेबल फॉर ईच स्कीम, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली अगर आप कहीं स्पेंड कर रहे हैं तो आपका मकसद क्या होना चाहिए कि इस स्पेंड से हमें आउटकम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रमोट होगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लोगों के बीच में। तो अगर गवर्नमेंट एलोकेट करती है 20,000 करोड़ एलपीजी सब्सिडीज़ के लिए, तो टारगेट क्या होना चाहिए कि ये एलपीजी सिलेंडर जो है 9 करोड़ हाउस होल्ड को मिलना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 20 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं, तो ये एलोकेशन का मतलब है कि इतने लोगों को एटलीस्ट तो मिलना ही चाहिए। तो हमने स्पेंड किया तो उसका आउटकम मिला, तो दैट इज़ आउटकम बजट। देन जेंडर बजट, ठीक है। जेंडर बजट में क्या इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व्स जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम, ठीक है। जेंडर सेंसिटिव मीन्स कि यहाँ पे स्पेशली किसके लिए किया जा रहा है, वीमेंस के लिए। यहाँ एड्रेस किया जाएगा जेंडर गैप एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में एंड पब्लिक लाइफ में। यहाँ प्रमोट किया जाएगा इक्वलिटी थ्रू द बजट प्रोसेस, तो बजट प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाएगा, इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा। जेंडर बजट का अगर स्टेटमेंट ये कब लाया गया था, जेंडर बजट स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 एंड 6 में, और पब्लिश किया गया था एनुअली जो है किसके साथ, यूनियन बजट के साथ। तो इसमें हमें क्या देखने मिलता है, पार्ट ए, तो स्कीम, इसमें वैसे स्कीम होते हैं जिसमें 100% एलोकेशन किया जाता है विमेन के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या उज्ज्वला या महिला शक्ति केंद्र या आंगनवाड़ी टाइप, तो इस टाइप के स्कीम्स होते हैं इसमें पार्ट ए में। और पार्ट बी में ऐसे स्कीम होते हैं जो कि एटलीस्ट 30% ऑफ द फंड फॉर वीमेन, की यहाँ पे 30% तो वीमेन के लिए होना ही चाहिए, जैसे मिड डे मील्स प्रोग्राम्स और पीएम पोषण। तो बेसिकली जेंडर बजट किसके लिए लाया जाता है, जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज या प्रोग्राम, ठीक है, वीमेन के लिए। पार्ट ए में हमने देखा वैसे स्कीम्स हैं जहाँ पे 100% वीमेन को दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, देन महिला शक्ति केंद्र, आंगनवाड़ी। एंड देन पार्ट बी में हम देख रहे हैं कि 30% जो है फंड्स वीमेन के लिए होना चाहिए, जैसे कि मिड डे मील्स प्रोग्राम्स और, ठीक है, पीएम पोषण टाइप्स। तो ये हमने देखा। देन बजट प्रोसीजर, बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी, ठीक है। तो बजट को कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट में। कब, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी एट 11 AM, ठीक है। तो बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द लोकसभा बाय फाइनेंस मिनिस्टर, तो बजट को कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और आफ्टर द स्पीच फिर बजट को प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में। तो पहले कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, एंड देन राज्यसभा में। तो नो डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन द डे बजट इज प्रेजेंटेड, जिस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है उस दिन कोई जो है डिस्कशन नहीं होता है। मेन बजट डॉक्यूमेंट्स अगर देखें तो मेन बजट डॉक्यूमेंट्स क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेन बजट डॉक्यूमेंट्स में होता है। देन डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। तो मेन बजट डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, एप्रोप्रिएशन बिल होता है एंड फाइनेंस बिल होता है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। क्या क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल एंड देन फाइनेंस बिल। और बजट को डिस्कस किया जाता है 2 स्टेजेस में, द जनरल डिस्कशन फॉलोड बाय डिटेल डिस्कशन, ठीक है। पहले जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है, और फिर बाद में डिटेल डिस्कशन होता है। तो 1 Feb को क्या किया गया, बजट को प्रेजेंट किया गया, देन जनरल डिस्कशन हो रहा है, देन हाउस क्या हो रहा है, एडजर्न्ड हो रहा है, देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर एप्रोप्रिएशन बिल, देन लेटर ऑन क्या आता है, फाइनेंस बिल, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। जब वो यहाँ वोटिंग ऑन डिमांड्स और एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल के टाइम पे क्या होता है, डिटेल डिस्कशन होता है। तो बजट डिस्कशन देख लेते हैं पार्लियामेंट में किस टाइप से होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 6 प्रोसेस हो रहा है, बजट का प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, फिर जनरल डिस्कशन हो रहा है, फिर हाउस एडजर्न्ड हो रही है, देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, देन अप्रोप्रिएशन बिल, देन फाइनेंस बिल। तो बजट डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में हो रहा है, जनरल डिस्कशन।
ठीक है, जो जनरल डिस्कशन हो रहा है हेल्ड आफ्टर बजट प्रेजेंटेशन बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो जनरल डिस्कशन में हम देखें ये कब होता है, जब बजट प्रेजेंटेशन हो जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, देन होता है। फोकस किसके ऊपर रहता है, फोकस रहता है जनरल एग्जामिनेशन ऑफ बजट एंड टैक्सेशन पॉलिसीज़ पे। ठीक है, कि जो बजट है उसका जनरल एग्जामिनेशन या टैक्स की जो पॉलिसीज़ है इस पे फोकस रहता है। ठीक है, ये बजट डिस्कशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे होता है, और डिस्कशन के बाद जो है हाउस एडजर्न हो जाता है। ठीक है, फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ डेज, कुछ फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए हाउस को एडजर्न किया जाता है। देन डिटेल डिस्कशन और डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, यहाँ देखते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स को कौन एग्जामिन करता है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, 24 डिपार्टमेंटल DRSC है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, ये हैंडल करती है अराउंड 100 मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो ईच डिपार्टमेंटली रिलेटेड जो है स्टैंडिंग कमेटी है, तो इसमें अप्रॉक्स जो है कितनी मिनिस्ट्रीज़ है, 5 मिनिस्ट्रीज़ है। देन कमेटी क्या करती है, सबमिट करती है रिपोर्ट विद ए स्पेसिफिक टाइम, तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करती है, और यहाँ पे एक्सटेंशन अलाउ नहीं होता है कि इसके बाद भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई एक्सटेंशन नहीं है। देन फिर जो रिपोर्ट के बाद क्या किया जाता है, लोकसभा होल्ड्स डिस्कशन, लोकसभा में डिस्कशन होता है और वोटिंग होता है किस पे, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। ठीक है, वोटिंग किस पे होता है, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट मिनिस्ट्री वाइज होती है। ठीक है, देन स्पीकर क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं टाइम फॉर डिस्कशन इन कंसल्टेशन विथ लीडर ऑफ द हाउस, तो लीडर ऑफ द हाउस से कंसल्ट करके डिस्कशन जो है बजट को डिस्कस करने का टाइम जो है देते हैं। देन ऑन लास्ट डे फिर क्या होता है, पेंडिंग डिमांड को, जो भी पेंडिंग डिमांड्स है उसको वोट कर दिया जाता है टुगेदर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गिलोटीन कहते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, गिलोटीन। फिर राज्यसभा में क्या होता है, ओनली जनरल डिस्कशन होता है, यहाँ पे वोटिंग नहीं हो सकती डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, तो ये याद रखना है कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे राज्यसभा में वोटिंग नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर ग्रांट्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो हम वोट ऑन अकाउंट पढ़ चुके हैं, और बाद बाकी जो सारे टर्म्स है, ये सारे टर्म्स जो है अभी आने वाले हैं। ठीक है, सो स्पेशल पॉइंट अगर देखें तो डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर आर इंक्लूडेड इन यूनियन बजट, तो यूनियन बजट में ही इंक्लूड होता है किसका, ग्रांट जो है किसका, यूनियन टेरिटरीज का, जिनका कि लेजिस्लेचर नहीं है तो उनका इंक्लूड होता है यूनियन बजट के साथ। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि डिमांड फॉर ग्रांट यूनियन टेरिटरीज का, जिसका कि लेजिस्लेचर, वैसे यूनियन टेरिटरीज जिसका विदाउट लेजिस्लेचर है तो उनको इंक्लूड किया जाता है यूनियन बजट में। और टैक्सेस फ्रॉम सच यूटीज गोज इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ऐसे जो यूटीज का टैक्सेस कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। देन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड रिलेटेड प्रोविजन। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, तो अगर जिस टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जिसका लेजिस्लेचर नहीं है तो उनका डिमांड फॉर ग्रांट्स का जो है यूनियन बजट का पार्ट है, और टैक्सेस उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ये हमने देख लिया। देन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 113 में है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। ठीक है, तो चार्ज एक्सपेंडिचर और नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसको जो है वोट नहीं किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, डिस्कशन यहाँ हो सकता है आइदर हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन दोनों हाउस में हो सकता है, लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चार्ज एक्सपेंडिचर्स कुछ वैसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनमें की सैलरीज वगैरह और सारी चीज़ें होती है कि जो कि होना ही होना है। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई वोट नहीं किया जाएगा, तो ये चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। एंड देन अदर एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉन चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट किया जाता है एज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टू लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के पास पावर है कि एसेंट दे सकती है, एसेंट देने से मना कर सकती है, एंड रिड्यूस कर सकती है अमाउंट रिक्वेस्टेड इन द डिमांड। तो अगर डिमांड में जितना भी अमाउंट दिया गया है कि इतना अमाउंट की ज़रूरत है हमें, ठीक है, नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए, इसको रिड्यूस कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है एसेंट देने से, और एसेंट दे भी सकती है। ठीक है, तो ये हमने चार्ज और नॉन चार्ज के बारे में जान लिया। देन एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल क्या है, तो एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में आर्टिकल 114 है। चार्ज एक्सपेंडिचर कहाँ है, आर्टिकल 113।
आर्टिकल 113 में क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में है। देन आर्टिकल 114 में क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114। तो इसको जो है अप्रोप्रिएशन बिल को कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, आफ्टर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। तो जो भी डिमांड है, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स है, तो उन सब में वोटिंग होने के बाद जो है अप्रोप्रिएशन बिल को लाया जाता है। और ये क्या करती है, गिव्स अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे अथॉरिटी देती है गवर्नमेंट को कि आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो अप्रोप्रिएशन बिल में हमने क्या देखा कि एक्सपेंडिचर के केस में अप्रोप्रिएशन बिल आता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल हम देखते हैं जब वोटिंग हो जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, तब। ठीक है, देन फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 में फाइनेंस बिल है, तो इंट्रोड्यूस ऑन द सेम डे एज बजट प्रेजेंटेशन। जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंस बिल को उसी दिन लाया जाता है लोकसभा में। ठीक है, पर्पस क्या होता है, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट्स टैक्सेशन प्रपोजल, ताकि जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन प्रपोजल है उसको लाया जा सके। ठीक है, फाइनेंस बिल किससे रिलेटेड होता है, इनकम से रिलेटेड होता है, टैक्सेस से रिलेटेड होता है। कंसिडरेशन एंड पासिंग हैपन्स आफ्टर अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड। और जो कंसिडरेशन और पासिंग जो है इसका तब होता है जब अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है। और जो सर्टेन प्रोविज़न होते हैं रिलेटेड टू न्यू और चेंज ड्यूटीज़, ये इफेक्ट में कब आते हैं, इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोडक्शन। जैसे ही ये जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है उसके बाद इमीडिएटली जो है ये इफेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अंडर प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं, जो कुछ प्रोविज़न होते हैं जो न्यू और चेंज्ड ड्यूटीज़ है, तो ये इफेक्ट, ये जो है इफेक्ट में कब आते हैं, इमीडिएटली आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है, और मस्ट बी पास विद इन 70 डेज ऑफ इंट्रोडक्शन, और जो है 75 डेज़ के इंट्रोडक्शन के अंदर ही इसको पास कर दिया जाना चाहिए। तो कुछ प्रोविज़न तो उसी टाइम इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अंडर प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931। ठीक है, इस एक्ट के अंदर। तो फाइनेंस बिल के बारे में हमने बेसिकली क्या देखा कि इसको जो है सेम डे लाया जाएगा, बजट जिस दिन प्रेजेंट किया जाएगा उसी सेम डे फाइनेंस बिल को लाया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में। और इसका पर्पस यही होता है ताकि गवर्नमेंट के टैक्सेशन प्रपोजल को इम्प्लीमेंट कर सके। और कंसिडरेशन और पासिंग जो है कब होगा, आफ्टर अप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाएगा तब कंसिडरेशन एंड पासिंग होगा। ठीक है, और सर्टेन प्रोविज़न जो है जैसे नया और चेंज ड्यूटीज़ जो है, अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ है तो ये जो है इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाएगा इंट्रोडक्शन के बाद ही। ठीक है, और जो है इसको पास किया जाना चाहिए 75 डेज के इंट्रोडक्शन में ही इसको पास किया जाना चाहिए। अब देखते हैं नेचर ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। तो जो है तो अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल क्या है, तो ये दोनों मनी बिल्स हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल क्या है, मनी बिल है, पैसे से रिलेटेड बात है ना, मनी से रिलेटेड बात है, तो ये मनी बिल्स है। देन इसको उस राज्यसभा में सेंड किया जाएगा, हाँ किया जाएगा, बट फॉर रिकमेंडेशन ओनली। लोकसभा डिसीजन ऑन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग राज्यसभा रिकमेंडेशन इज फाइनल। तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन को लोकसभा माने या ना माने, ये किसके ऊपर है, लोकसभा के डिसीजन के ऊपर है। ठीक है, राज्यसभा में मनी बिल सिर्फ किस लिए जाता है, रिकमेंडेशन के लिए जाता है। और अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल क्या है, मनी बिल है। अप्रोप्रिएशन किसके लिए है, एक्सपेंडिचर के लिए है। और फाइनेंस बिल में हमने देखा क्या है, इनकम या एक्सपेंडिचर है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देन रिगार्डलेस ऑफ राज्यसभा सजेशन द बिल्स आर कंसिडर्ड पास्ड। और अगर राज्यसभा के सजेशन को ध्यान में नहीं भी रखा जाता है फिर भी ये बिल क्या होती है, पास हो जाती है। ठीक है, तो ये मनी बिल के जो कंटेक्स्ट में लोकसभा के पास जो है पावर है। देन टैक्स चेंजेस ड्यूरिंग बजट। तो ड्यूरिंग बजट देखते हैं क्या क्या टैक्स जो है चेंजेस किए जा सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस, अगर डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ चेंजेस करना है तो क्या किया जाएगा, रिक्वायर अमेंडमेंट ऑफ कंसर्न एक्ट थ्रू फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट के द्वारा जो है इसमें अगर डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ चेंज करना है तो अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें सेंट्रल एक्साइज या कस्टम ड्यूटी वगैरह, इफ़ विद इन सीलिंग रेट, अगर सीलिंग रेट के ही अंदर है, अगर एक सीलिंग रेट है और उसके अंदर ही चेंज किया जा रहा है तो इसके लिए अमेंडमेंट नहीं चाहिए। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के लिए अमेंडमेंट चाहिए फाइनेंस एक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स में सीलिंग रेट को एक्सीड किया जा रहा है तो अमेंडमेंट ज़रूरी है फाइनेंस एक्ट के द्वारा। ठीक है, जैसे कि जीएसटी रेट चेंजेस, तो इसमें
जीएसटी रेट को अगर चेंज किया जाएगा तो फिर क्या जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। तो हमने क्या समझा, अगर डायरेक्ट टैक्स में कोई अमेंडमेंट करना है तो फाइनेंस बिल में, फाइनेंस एक्ट में जो है अमेंडमेंट जो है डायरेक्ट टैक्स में चेंज करना है तो अमेंडमेंट किया जाएगा फाइनेंस एक्ट में, और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर कोई चेंज करना है, ठीक है, तो फिर अगर सीलिंग रेट के अंदर कर रहे हैं तो अमेंडमेंट नहीं चाहिए, और सीलिंग रेट से ऊपर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं सीलिंग रेट को, तब अमेंडमेंट जो है फाइनेंस एक्ट के द्वारा किया जाएगा। और जीएसटी में अगर कोई चेंजेस किया जा रहा है तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, गैजेट नोटिफिकेशन को इशू किया जाएगा। देन सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये क्या है और ये कब आता है? तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स तब आता है जब ऑथोराइज फंड फॉर अ सर्विस आर इनसफिशिएंट ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, कि जितना ऑथोराइज फंड दिया गया था किसी भी सर्विस के लिए, काम के लिए, तो वो इनसफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट दिया जाएगा। न्यू एक्सपेंडिचर अराइजेज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द ओरिजिनल बजट, तो इसमें क्या होगा, कोई भी ओरिजिनल बजट में कंटेम्पलेट नहीं किया जाएगा, इस केस में न्यू एक्सपेंडिचर को अराइज किया जाएगा, ठीक है। एक्शन अगर देखें तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, लेज अनदर स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस, तो एक दूसरा स्टेटमेंट लेकर के आएंगे दोनों हाउस के पास, ठीक है। पर्पस क्या है, सीक अप्रूवल फॉर एडिशनल और सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर, तो अगर कोई सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है उसके लिए, तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट क्या हुआ कि अगर किसी सर्विस के लिए जो भी फंड दिया गया था, एलोकेट किया गया था, ये सफिशिएंट नहीं है, तो फिर तो ये पुराने बजट में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसको नए तौर से लाया जाएगा, ठीक है। देन टाइमिंग अगर देखें तो बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले तक इसको क्या किया जाना चाहिए, लाया जाना चाहिए। देन डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट, यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की सप्लीमेंट्री चाहिए, अब यहाँ पे डिमांड फॉर एक्सेस की बात हो रही है, एक्सेस ग्रांट, तो एक्सेस ग्रांट में क्या किया जाएगा, व्हेन मोर मनी इज स्पेंट ऑन ए सर्विस देन ओरिजिनली ग्रांटेड फॉर दैट ईयर, अब उस सर्विस पे जितना ग्रांट किया गया था उससे ज़्यादा ही खर्च कर दिया गया है, तो एक्शन अगर देखें तो प्रेसिडेंट प्रेजेंट करेंगे डिमांड फॉर एक्सेस टू लोकसभा, अब लोकसभा में जो है प्रेसिडेंट प्रेजेंट करेंगे, यहाँ अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट लेकर के आएंगे दोनों हाउस के सामने, और यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑलरेडी एक्सेस खर्च हो चुका है, ठीक है, तो फिर ये सिर्फ डिमांड लेकर के आएंगे लोकसभा के सामने में। प्रोसेस क्या रहेगा कि कैग क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी एक्सेस इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी, एग्जामिन करेगी और रिकमेंड करेगी रेगुलराइजेशन को। टाइमिंग अगर देखें तो आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, जब एक्सपेंडिचर हो जाएगा एंड द फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो जाएगा, इसके पास जो है डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट जो है आता है, ठीक है, जब मनी उस सर्विस पे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है, ये है डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट, ठीक है। और कैग क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी एक्सेस जो है इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कैग जो है रिपोर्ट करेगी कि इतना एक्सेस, कितना जो है इस पर एक्सेस खर्च हो चुका है एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमने पूरी चीज़ें देख ली, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकाउंट्स, तो गवर्नमेंट का अकाउंट अगर हम देखें तो ये 3 पार्ट में गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड देन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 3 हम देखते हैं, ये क्या है, एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, देन पब्लिक अकाउंट्स। सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, ऑल रेवेन्यूज फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है, जितना भी रेवेन्यू है टैक्सेस से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से या अदर रिसीट से, जैसे कि रेलवेज से, पोस्ट से, ट्रांसपोर्ट से, पीएसयूज से, ये कहाँ क्रेडिट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होता है। जितना भी लोन्स है तो इसको कहाँ से रेज किया जाता है, अगर पब्लिक नोटिफिकेशन, ट्रेजरी बिल्स, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। देन जितना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट बिजनेस का, रीपेमेंट ऑफ डेट का, ठीक है, लोन्स टू स्टेट और यूटीज डेबिटेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, तो ये डेबिट कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डेबिट होता है। देन विड्रॉल फ्रॉम सीएफआई रिक्वायर्स ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, के अगर जो है और सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि कौन कौन से रेवेन्यूज, जो टैक्सेस से रेवेन्यूज आ रहे हैं, चाहे डायरेक्ट से आए या इनडायरेक्ट से आए, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। और जितना भी
भी लोन रेज किया जा रहा है, लोन का भी पैसा कहाँ आ रहा है, ट्रेजरी बिल हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो ये सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है। और जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट का बिजनेस हो या कर्ज को रीपेमेंट करने का हो, ठीक है, या लोन्स को, तो ये सब भी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो इस फंड का नेचर कैसा है, ये एक तरीके का इम्प्रेस्ड फंड है, इसको रखा जाता है एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स क्या है कि ये एक ऐसा फंड है जिसको कि एक साइड में रखा जाता है ताकि कोई भी ऐसा अगर अनफोर्सीन सिचुएशन आए तो फिर इस फंड का यूज़ किया जा सके। और इस फंड को यूज़ करने की अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस फंड को यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं। पर्पज़ क्या है, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस पेंडिंग अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर कोई इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इमीडिएट रिलीफ चाहिए ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ और अर्जेंट पॉलिसी डिसीजन के लिए, तो फिर जो है इसको यूज़ किया जाएगा। आफ्टर तब फिर क्या होगा, इसको पहले ही यूज़ किया जाएगा और जब पार्लियामेंट मिलेगी, ठीक है, फिर से जब वो बैठेगी तो क्या होगा, अ बिल इज़ प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल, और फिर इस बिल को क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा अप्रूवल के लिए। आफ्टर अप्रूवल मनी इज़ रिकूप्ड, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा फिर मनी जो है रिकूप फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड टू मेंटेन द कॉर्पस, ठीक है। तो फिर क्या किया जाएगा, फिर कंटिजेंसी फंड में कंसोलिडेटेड फंड से फिर पैसा डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अप्रूवल का कब लिया जा रहा है, बाद में लिया जा रहा है, ठीक है। पहले जो भी अगर कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ गया है तो कंटिजेंसी फंड से उसको यूज़ किया जा सकता है, और बाद में जब फिर पार्लियामेंट की मीटिंग होगी तो फिर बिल को प्रेजेंट किया जाएगा और मनी को फिर से रिकूप किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो करंट कॉर्पस कितना है, 30,000 करोड़ जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रखा गया है, ठीक है। तो पहले कितना था, 500 जो करोड़ था, ठीक है। तो अब इसको 30,000 करोड़ जो है किया गया है। ओके, कॉर्पस कैन बी इन्हेंस बाय पार्लियामेंट एज नीडेड, और ये जो कॉर्पस है कि कितना रखा जाना चाहिए या नहीं, इसको इन्हेंस कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। तो कितना 30,000 करोड़ अभी है, पहले ये 500 करोड़ था, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है, जो ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, जितना भी पब्लिक मनी है जो कि गवर्नमेंट रिसीव करती है, अदर देन दोज क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो रहा है उसके बाद जो भी पब्लिक मनी है, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव कर रही है, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। देन रिसीट एंड डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट। तो इसको जो है पब्लिक अकाउंट के पैसे को लेकर के, ठीक है, इसके रिसीट और डिसबर्समेंट को लेकर के वोट नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। मेजर रिसीट अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या क्या आता है, तो सेल ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट से जो भी सेल से मनी आता है। देन कंट्रीब्यूशन इनटू जनरल प्रोविडेंट फंड का पैसा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा, या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या अर्न्ड मनी डिपॉजिट, ये जितने भी चीज़ हो गए, ठीक है। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्ट करती है एज ए बैंकर और ट्रस्टी। तो ये एक तरीके का क्या बन गई, बैंकर और ट्रस्टी की तरह जो है गवर्नमेंट एक्ट करती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के केस में, और रिफंड करती है मनी को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो गवर्नमेंट फिर रिफंड कर देती है। तो ये पब्लिक का ही मनी है, ठीक है, जो कि किस में रहता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रहता है, ठीक है। जो कंसोलिडेटेड अकाउंट में आता है उसके अलावा जो और पब्लिक मनी है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है, और इसके रिसीट और डिसबर्समेंट के लिए पब्लिक अकाउंट के लिए पार्लियामेंट में वोट नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। देन देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ के केस में। तो स्टेट गवर्नमेंट का हैब उनका खुद का क्या है, ओन कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक अकाउंट है और कंटिजेंसी फंड है, ठीक है। और ये कहाँ पे मैंडेट किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेटिव, जो यूनियन टेरिटरीज और जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनके पास जो है अपना कंसोलिडेटेड फंड जो है पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी फंड, तीनों फंड है, ठीक है।
तो देयर ऑन कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एज एक्ट 1963। तो जो है ये स्टेट के केस में हम क्या देख रहे हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट और ठीक है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के केस में हम क्या देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड के बारे में मैंडेट कहाँ किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज के केस में यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली कि वैसी यूटी जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो अपना मेंटेन कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट जो है, ठीक है, और जो है कंटिजेंसी फंड, ठीक है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 इसके द्वारा, ठीक है, इसको याद रखना है। देन कंटिजेंसी फंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज हेल्ड बाय देयर एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हमने जैसे देखा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को कौन देखेगा, तो हमने देखा कौन देखेगा, उसको देखेगा प्रेसिडेंट। और इस केस में कंटिजेंसी फंड यूनियन टेरिटरीज के केस में जो एडमिनिस्ट्रेटर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो देखेंगे। देन अब आते हैं बजट के क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो एज पर आर्टिकल 112 बजट मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बजट में क्या होते हैं, बजट को डिवाइड किया गया है रेवेन्यू अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। देयरफॉर बजट हैज़ 2 पार्ट्स, इसीलिए हम बजट का 2 पार्ट देखते हैं, एक तो रेवेन्यू बजट देखते हैं, एक कैपिटल बजट देखते हैं, ठीक है। बजट का 2 पार्ट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू में फिर रेवेन्यू रिसीट आएगा एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल में कैपिटल रिसीट आएगा एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो आप समझ रहे हो, रिसीट मतलब इनकम, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा और रेवेन्यू रिसीट आएगा। रेवेन्यू रिसीट में हम देखें तो टैक्स रेवेन्यू होगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पैसा कैसे आएगा, या तो टैक्स से आएगा या नॉन टैक्स से आएगा, ठीक है। आप समझते हैं रेवेन्यू रिसीट को। तो ये ऐसा रिसीट है दैट डोंट क्रिएट लायबिलिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। और रिसीट दैट डू नॉट रिड्यूस एसेट, और ये ऐसा इनकम है जो कि कोई भी तरह का एसेट भी जो है नहीं रिड्यूस करती है, चाहे वो फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये क्या कर रहा है कि एसेट भी ये रिड्यूस नहीं कर रही है। और ये ऐसा रिसीट है, ऐसा इनकम है जिससे कोई लायबिलिटी भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बन रही है कि फिर बाद में इसको पे करना है या कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो कोई लायबिलिटीज़ नहीं बन रही है। नेचर अगर देखें तो नॉन रिडीमेबल है, कांट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से रिक्लेम जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट का अगर टाइप देखें तो टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू में क्या रहता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखें तो जो भी इंटरेस्ट रिसीट होता है फ्रॉम लोन्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है तो उसमें उनको जो इंटरेस्ट इनकम आता है तो वो होता है। देन जो डिविडेंड्स और प्रॉफिट है PSUs से उन्हें मिलता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में आता है। फ़ी या फाइन जो है, कुछ फ़ीस हो गए या फाइन्स हो गए, ठीक है, पासपोर्ट फीस एक्सेट्रा, तो वो सारा आ जाएगा किसमें, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। एंड देन ग्रांट इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, अगर फॉरेन कंट्रीज से ग्रांट मिल रहा है, ठीक है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो हमारा कहाँ आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट से ना ही क्रिएट हो रहा है लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट के लिए, ना ही गवर्नमेंट का एसेट जो है कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना है, डू नॉट क्रिएट लायबिलिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट, डू नॉट रिड्यूस एसेट, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हमने देखा रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू का इनकम हमने देखा कि रेवेन्यू इनकम कैसे हो रहा है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या देखते हैं, डू नॉट क्रिएट एनी एसेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ खर्च किया जा रहा है तो खर्च कर करके कोई भी एसेट यहाँ नहीं क्रिएट किया जा रहा है, फिजिकल और फाइनेंशियल, और ना ही कोई लायबिलिटी को घटाया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी है तो उसको नहीं रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ खर्चा जा रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग जैसे एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या सर्विसेज का, इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डेथ है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। देन ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़, तो इसमें खर्च कहाँ किया जा रहा है, लोकल बॉडीज़ को या स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी तरह की लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही है और रिड्यूस नहीं हो रहा
रहा है एसेट, ये कहाँ रिसीट में। अब यहाँ जस्ट हम क्या उल्टा देख रहे हैं कि यहाँ एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है और लायबिलिटी नहीं कम हो रही है, ठीक है। लायबिलिटी और एसेट तो आई होप आपको पता ही होगा, इससे पहले हम डिटेल में इन सारे चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि एसेट क्या है एंड लायबिलिटीज़ क्या है। तो यहाँ हमने देख लिया। देन कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट क्या है, तो ये रिसीट वैसा इनकम है जो क्रिएट कर रहा है लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए, कि फ्यूचर में कुछ लायबिलिटीज़ हैं जो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। कैपिटल रिसीट एंड रिसीट दैट रिड्यूसेस एसेट, और ऐसे रिसीट भी आ सकते हैं कैपिटल रिसीट में जो कि एसेट को रिड्यूस करेंगे, चाहे फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, एसेट को अगर घटा रहे हैं तो वो कैपिटल रिसीट में आ गए, ठीक है। अगर मेजर आइटम हम देखें कैपिटल इनकम में क्या क्या आ रहा है रिसीट में, लोन्स जो है जो कि पब्लिक से रेज किया गया है या मार्केट बोरोइंग से, तो लोन्स हो गया। देन बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, अगर आरबीआई से बोरो किया गया है, कमर्शियल बैंक से, बोरोइंग्स जो है कहाँ आ रहा है, कैपिटल रिसीट में आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का सेल किया गया, तो अगर हम गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोरो कर रहे हैं आरबीआई से या कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ क्या हो रही है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो जो भी सेल होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, तो वो सारे किस में आएंगे, हमारे कैपिटल रिसीट में आएंगे, जैसे ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़, या लोन रिसीव की जो है लोन मिलेगा फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो कैपिटल रिसीट में आएगा। अगर रिकवरी लोन का किया जा रहा है प्रीवियसली ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी, तो जितने लोन्स हैं, बोरोइंग्स है, तो वो कहाँ आ रहा है, कैपिटल रिसीट में। स्मॉल सेविंग्स स्कीम अगर है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है, एनएससी या प्रोविडेंट फंड, तो ये भी कैपिटल रिसीट में आएगा। डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, ठीक है, सेल अगर किया जा रहा है शेयर किसका, पीएसयूज का, तो भी आ रहा है वो, ठीक है, सेल ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज। तो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स भी हम देखते हैं, ठीक है। अगर डिस इन्वेस्ट कर दिया गया तो सारा कहाँ आया, कैपिटल रिसीट में आया, कैपिटल इनकम हुआ ये। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहाँ, तो इसमें क्या, ये ऐसा एक्सपेंस दैट क्रिएट एसेट, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर हम कैपिटल में एक्सपेंडिचर कैपिटल में खर्च करेंगे तो एसेट बनाएंगे, ठीक है, फिजिकल और फाइनेंशियल। और एक्सपेंस दैट रिड्यूसेस लायबिलिटी, या ऐसा एक्सपेंस किया जाएगा कैपिटल में जहाँ पे लायबिलिटी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो हम अगर रिसीट में देखें इनकम में, तो ये क्या क्रिएट करेगी, लायबिलिटी क्रिएट करेगी और एसेट को रिड्यूस करेगी, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट का एसेट है उसको बेचते हैं तो इनकम तो आ गया, ठीक है, तो एसेट तो रिड्यूस हुआ। और यहाँ अगर एक्सपेंडिचर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ खरीद के गवर्नमेंट का एसेट बना रहे हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ थी उसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे कि ऐसे जगह खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, अगर हम उस लोन को पे कर रहे हैं इसके द्वारा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट की। एग्जांपल अगर देखें कि एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या इक्विपमेंट, तो यहाँ क्या हो रहा है, एसेट क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। परचेज ऑफ शेयर बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, परचेज कर रही है किसी भी शेयर को। दैन लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर लोन दिया जा रहा है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है, बदले में इनको क्या मिलेगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होगा, ठीक है, एंड पीएसयूज एंड अदर पार्टीज़। तो ये हमने देख लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट क्या है। तो रेवेन्यू रिसीट में हमने देखा टैक्स रेवेन्यूज़ एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने देखा इन बातों को याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, रेवेन्यू रिसीट में किसी भी तरह की लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट की क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही गवर्नमेंट का एसेट घट रहा है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना ही यहाँ पे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही इनकी लायबिलिटी पे, कोई एसेट और लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ये बात है। और यहाँ पे जो है रेवेन्यू कैपिटल में क्या हो रहा है, लायबिलिटीज़ पे और एसेट पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देन गवर्नमेंट का घाटा देख लेते हैं, गवर्नमेंट डेफिसिट, ये क्या है, ठीक है।
तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट्स बाय द वे ऑफ रेवेन्यू, तो बेसिकली बात ये है कि आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो जितनी आपकी कमाई है, तो घाटा तो होगा ही, तो यहाँ पे डेफिसिट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जितना आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम डेफिसिट देखें तो 3 मेन टाइप के गवर्नमेंट डेफिसिट देखने के लिए मिलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, की जितना आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, जितना आपने खर्च किया और कितना आपको इनकम मिला, ठीक है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वही हो जाएगा हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। मीनिंग क्या हुआ, करंट एक्सपेंसेस आर मोर देन करंट रेवेन्यूज़, कि हमारा जो एक्सपेंस है अभी का, जितना हमारा इनकम है उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यूज़ सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स टू फाइनेंस इट कंजम्पशन, तो जो भी सेविंग था, जो अदर सेक्टर में यूज़ करना था या कहीं और यूज़ करना था, तो उसको यूज़ करेगी ताकि जो है हमारे कंजप्शन का, गवर्नमेंट के कंजप्शन को पूरा किया जा सके। ठीक है, देन कमिटेड एक्सपेंडिचर, जैसे कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कमिटेड है, इनमें तो खर्च करना ही करना है, इसको हम रोक नहीं सकते, जैसे सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सब्सिडीज़ हो गया, तो ये इन सबको घटाना, रोकना बहुत मुश्किल है, तो ये कमिटेड एक्सपेंस है, इनको तो करना ही पड़ेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट का कंसिक्वेंसेस क्या है कि गवर्नमेंट ऑफन रिड्यूसेस कैपिटल एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर टू कवर द गैप, तो कभी कभी ऐसा क्या करती है कि गवर्नमेंट जो भी कैपिटल है अपना सेल कर देती है या रिड्यूस कर देती है, और जो वेलफेयर में एक्सपेंडिचर करना था तो वो जो है कभी कभी कम हो जाता है। ठीक है, ताकि ये गैप को कवर कर सके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, तो लो हो जाएगा फ्यूचर ग्रोथ और एडवर्स होगा वेलफेयर इफेक्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है बुरा है। ठीक है, एज इट मीन्स स्पेंडिंग ऑन नॉन प्रोडक्टिव डे टू डे नीड्स रादर देन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास खाने का ही नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना खाना पीना, अपने कंजप्शन पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, यहाँ पे ग्रोथ की तो बात नहीं हो रही है, जस्ट हम बेयर सर्वाइवल कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, डे टू डे नीड्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट ये कभी भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है इसका मतलब क्या है कि जैसे आमदनी जितनी है उससे ज़्यादा आपका खर्चा है। ठीक है, देन फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला अगर देखें तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है खर्च, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल रिसीट। ठीक है, जितना भी आपका रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, जो उधार लिया गया है उसको छोड़ करके इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़ करके। ठीक है, तो फिस्कल डिफिसिट का और भी फॉर्मूला है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, तो अगर फिस्कल डेफिसिट को हम ये कहना चाहे कि रेवेन्यू डेफिसिट जो कि हमने पहले देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल आपका जो है रिसीट, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट वो तो आ ही गया, प्लस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हम जोड़ेंगे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और फिर उसमें से हम कैपिटल रिसीट को भी घटाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट, और फिर यहाँ पे बोरोइंग को हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये भी रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट हुआ। ठीक है, अगर इंटरप्रिटेशन क्या है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट मतलब ये टोटल, अगर हम बात ये कहें कि अगर सपोज़ हमारे पास हमारा इनकम, अगर सपोज़ हमारा इनकम कितना था, 100 रुपीज़ था। ठीक है, इनकम कितना 100 रुपीज़ है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, 120 रुपीज़ कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 रुपीज़ का आ रहा है। तो ये 20 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये हम बोरो कर रहे हैं यही तो हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ ना, कि टोटल हमने सारा कुछ जोड़ के देख लिया, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सब कुछ हमने किया, 100 रुपीज़ हमारे पास था, 120 रुपीज़ जो है हमारा खर्चा हुआ, यहाँ 20 रुपये का फ़र्क देखने के लिए मिला। तो 20 रुपये हमें सपोज़ अपने फ्रेंड से किसी से उधार लेना पड़ा इस खर्चे को मेंटेन करने के लिए, तो ये जो 20 रुपये है यही हमारा
हमारा क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट बोरोइंग, तो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कि कितना उधार लेने की ज़रूरत पड़ रही है गवर्नमेंट को, यही है हमारा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ बोरोइंग क्या है, कहाँ से ले सकते हैं, नेट बोरोइंग एट होम, ठीक है, अपनी कंट्री में ही ले सकते हैं हम, ठीक है। देन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो होम से बोरो करने का मतलब क्या है, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह है, ठीक है, बॉन्ड्स है, बैंक्स है, देन बोरो किससे करेगी, आरबीआई से, देन अब्रॉड से, ठीक है। तो ये टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यही है फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट हम समझ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट भी आ जाएगा और कैपिटल भी आ जाएगा, मीन्स इसमें टोटल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझते हैं फिस्कल डेफिसिट को एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे तो हमने समझ लिया, लेकिन फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं 17 लाख करोड़ है, ठीक है, तो टोटल रिसीट जो है हमारे पास, मतलब बिना बोरोइंग के 13 लाख रुपए है अपने पास, ठीक है, मतलब खर्चा हमारा 17 लाख है, 13 लाख हमारे पास है, तो हमें जो है फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना हो गया, 4 लाख करोड़, ठीक है। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को 4 लाख करोड़ जो है लेना पड़ेगा ताकि ये खर्चा मैनेज हो सके, ठीक है। तो ये 4 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट इन रिसीट, तो अब रिसीट में अगर एडजस्ट किया जाए तो बोरोड अमाउंट जो है 4 लाख है, इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। तो ये जो हमने पैसा मांगा तो लिया, अगर हमने बोरो किया तो बोरोइंग किस में आता है, कैपिटल में आता है, तो ये टोटल किसका पार्ट हो गया, कैपिटल का पार्ट, कैपिटल रिसीट का पार्ट हो गया। तो टोटल रिसीट कितना हो गया, 13 लाख करोड़ प्लस 4 लाख करोड़ इज़ इक्वल टू 17 लाख करोड़, ठीक है। तो हमारे इनकम में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल रिसीट में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 70 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट हम कैसे काउंट करेंगे, मतलब हम अगर बोरो करके भी पैसा ला रहे हैं तो वो भी तो हमारे कैपिटल रिसीट में आता है ना, ठीक है। तो फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूड बोरोइंग। तो अगर हम ये बोरोइंग को नहीं एक्सक्लूड करेंगे तो हम अपना घाटा कैसे देखेंगे, इसीलिए एक्सक्लूड बोरोइंग, क्योंकि यहाँ हम 4 लाख को हटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना, मतलब हमें बोरो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अदरवाइज इफ़ बोरोइंग वॉज इंक्लूडेड इनिशियली, अगर पहले ही बोरोइंग को हम इंक्लूड कर दे तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीट हो जाएगा, और फिस्कल डेफिसिट क्या लगेगा कि फिस्कल डेफिसिट तो है ही नहीं, पूरा जितना हमें ज़रूरत था, जितना हमारे पास पैसा था, हमने उतना ही खर्च किया, ठीक है। तो इसीलिए एक्सक्लूड किया जाता है बोरोइंग को, ठीक है, क्योंकि बोरोइंग किसका पार्ट है, कैपिटल जो है रिसीट का पार्ट है बोरोइंग, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है। देन सोर्स ऑफ बोरोइंग, बोरो कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, डोमेस्टिक बोरोइंग किया जा सकता है, कैसे, थ्रू डेट सिक्योरिटीज़ लाइक ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज़, ठीक है। मेजर बायर्स कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो है बायर्स होते हैं टू फुलफिल देयर एसएलआर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनको अपने एसएलआर कोटा में क्या रखना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो ये रख सकते हैं, तो फिर ये बाय करते हैं ट्रेजरी बिल को या डेटेड सिक्योरिटीज़ को। और ऑल्सो बोरोड फ्रॉम आरबीआई से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकते हैं। देन एक्सटर्नल बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन सोर्स, और फॉरेन सोर्स से भी बोरो किया जा सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट का सिग्निफिकेंस क्या है, फिस्कल डेफिसिट है की इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल हेल्थ, की इस गवर्नमेंट जो अभी है इनका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है और इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज़ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट ऐसे कोई अलग से नहीं है, ये भी फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है ना, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में दोनों कंपोनेंट आ गया, रेवेन्यू वाला भी आ गया और कैपिटल वाला भी आ गया। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट में हम देख रहे हैं कि ये रेवेन्यू जो है रिसीट और रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर, इसके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट भी तो फिस्कल डेफिसिट में आ गया ना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट ये दोनों भी फिस्कल डेफिसिट में आ गया, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। सो
रेवेन्यू डेफिसिट जो है फिजिकल डेफिसिट का ही पार्ट है। अ लार्ज रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स मेजर बोरोइंग्स आर यूज्ड फॉर कंजप्शन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लार्ज जो है रेवेन्यू डेफिसिट ही है तो फिर इससे हमें ये पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट क्यों हुआ, क्योंकि कंजप्शन के लिए ही पैसा बोरो किया गया है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं किया है। तो ये एक बैड साइन है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का कोई फ़ायदा है क्या? हम उसको सिंगल क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि कंजप्शन के केस में कि जो है क्या यूज़ किया गया है, कितना जो है अमाउंट यूज़ किया गया है। ठीक है, देन प्राइमरी डेफिसिट अब देखते हैं। हमने एक देखा रेवेन्यू डेफिसिट, देन हमने फिजिकल डेफिसिट देखा। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर टाइप का नाम लगने लगता है, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आई नो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा हो तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप 2-3 बार रिवीजन करोगे, समझने की कोशिश करोगे चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से, फिर इजी लगेगा। इकोनॉमी मुझे भी कभी इजी नहीं लगता था, पर अब इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट के बारे में देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? तो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट्स फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस डेट। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट, और इसमें हम एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? इसमें इंटरेस्ट पेमेंट को। ठीक है, एक्सक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस डेट। जो प्रीवियस कर्ज है गवर्नमेंट का, उसके इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में हमने देखा बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जा रहा है, उधारी को, एंड प्राइमरी डेफिसिट में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ की जो भी इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ है उसको माइनस करो तो प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। मीन्स क्या है? हमने पहले फिजिकल डेफिसिट देखा, हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है, और उसमें से भी जितना इंटरेस्ट पेमेंट किया गया होगा, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो फोकस ऑन द प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस की देखा जाए ऐसा क्यों कि अभी अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी प्रेजेंट हमारा फिजिकल इम्बैलेंस क्या है विदाउट द बर्डन ऑफ पास्ट लोन, ताकि पास्ट लोन का बर्डन हम ना ले। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि वो हमने पेमेंट किया है पिछले लोन का, इसीलिए हमारी जो है हालत ऐसी हो रही है। तो अभी सिर्फ गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस क्या है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज द सिंपल थिंग क्या है? फिजिकल डेफिसिट में से जितना आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा किसी भी लोन के लिए, प्रीवियस लोन के लिए स्पेशली, तो उसको आप माइनस कर दो तो आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन अगर देखें, सोज दैट डेफिसिट कॉज्ड बाय करंट स्पेंडिंग रेदर देन ओल्ड डेट ऑब्लिगेशन। तो पुराने कर्जों का मतलब सर पे बोझ लेकर चलने से बेटर है कि अभी हमने क्या करा है, अभी हमने कितना डेफिसिट किया है, ये जानना जरूरी है। तो ये हमने कितने सारी चीज़ों को देख लिया। प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा क्लियर हो गया, रेवेन्यू देन फिजिकल देन प्राइमरी। अब मूव ऑन करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। सो अब यहाँ पे टर्म क्या लग गया? इफेक्टिव। तो हम अगर देखें प्रॉब्लम अगर देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड नॉट क्रिएट एसेट। तो अगर हम देखें तो रेवेन्यू का क्या मतलब है? यहाँ डे टू डे काम हो रहा है, यहाँ एसेट वाला जितना भी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? कैपिटल में है ना जो भी। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर एसेट क्रिएट करेगी तो वो कैपिटल में आना चाहिए, फिर रेवेन्यू में क्यों रहेगा? ठीक है, तो होता क्या है कि सम ग्रांट्स गिवन बाय सेंटर टू स्टेट और यूटी डू क्रिएट एसेट। तो होता कैसे है रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? होता क्या है? ओन्ड बाय स्टेट। तो होता जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट देती है, सेंटर जो है ग्रांट देती है स्टेट्स को या यूटीज़ को, तो उसमें से उन पैसों से क्या किया जाता है? एक कुछ क्रिएट किया जाता है एसेट, ठीक है, जो कि स्टेट ओन करती है। एग्जाम्पल अगर देखें जैसे मनरेगा के अंदर ग्रांट्स आर यूज टू बिल्ड रोड या पॉन्ड्स, तो ये क्या बन गया? ये तो कैपिटल एसेट बन गया। आपने अगर रोड बनाया, हमने आपको पैसा दिया किसके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, जो भी, तो आप इसमें से अगर जो
कैपिटल जो है एसेट क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए हमें क्या पता चलना चाहिए, नीड फॉर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या है, टू करेक्टली मेजर रियल नॉन एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंस, ताकि हमें पता चले कि कितना एक्सपेंस जो है नॉन एसेट क्रिएट करने में किया गया है। मतलब क्या है कि कितना एक्सपेंस अपने कंजप्शन में किया है और अपने बिना एसेट क्रिएट किए जो है खर्च किया है। ठीक है, तो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कैसे कैलकुलेट करती है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को। यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ठीक है, उसमें से ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, कि कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए जितना ग्रांट दिया गया है उसको भी माइनस कर दो, तब तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पता चलेगा कि हमारा डे टू डे घाटा क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहने का मतलब, तो सिंपल इस बात को समझते हैं कि जब गवर्नमेंट जो है ग्रांट देती है तो वो रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आता है। ठीक है, देन रेवेन्यू उस ग्रांट से अगर कोई स्टेट कैपिटल क्रिएट कर रही है, कोई एसेट क्रिएट कर रही है, तो फिर उसको माइनस किया जाना चाहिए, तब तो पता चलेगा ना कि हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। ठीक है, देन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका क्या फॉर्मूला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो हम देख लेंगे कि क्या इसको फिर डाल कहाँ दिया जाएगा, जो भी हम माइनस कर रहे हैं तो उसको कहाँ डाला जा रहा है, उसको डाला जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो था कि कैपिटल बनाने में हमने कितना खर्चा किया, और उसमें हमने उसको भी ऐड कर दिया कि जो ग्रांट हमने किया था कैपिटल, जो ग्रांट हमने स्टेट को दिया था और उन्होंने कैपिटल जो है क्रिएट या एसेट क्रिएट किया उसको। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये भी जो है सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ों को देखा। देन अब देखते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। ठीक है, तो ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू से। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेफिसिट है उसको फाइनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो फिर इसको फाइनेंस किया जाएगा, चाहे एक्स्ट्रा जो है करेंसी प्रिंट करके या बोरो करके। तो ये हो गया डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, सिंपल इतना समझना है कि जितना घाटा है उसको कैसे भी करके फिल किया जा रहा है, चाहे एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करके किया जा रहा है, बोरो करके किया जा रहा है, तो ये डेफिसिट को फाइनेंस किया जा रहा है। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन से भी ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब तक हमने फिस्कल डेफिसिट वगैरह तो देख लिया, पर जो इम्पोर्टेंट हमेशा सुनते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कि हमने काफ़ी डेप्थ में पढ़ा कि आरबीआई का क्या रोल रहता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल रहता है। अब हम पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स एक्सपेंसेस एंड रिसीट। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है और गवर्नमेंट का जो रिसीट है उससे रिलेटेड होता है। मतलब फिस्कल पॉलिसी में हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का इनकम, कि अगर गवर्नमेंट का इनकम आ रहा है तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए टैक्स रेट को बढ़ाया घटाया जाएगा या स्पेंडिंग को बढ़ाया या घटाया जाएगा। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ वर्क करता है। तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके बिजनेस को। ठीक है, मेंटेन किया जा सके हाई जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में देन इंश्योर क्या करना चाहिए, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि लोगों के जो बीच में हो इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो। देन प्रोवाइड करते हैं वेलफेयर सर्विसेज, सब्सिडीज, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये कहाँ आता है, फिस्कल पॉलिसी के अंडर आता है। तो प्रायोरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो ऐसा कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट शिफ्ट करती है फोकस किसके अकॉर्डिंग, इकोनॉमी का सिचुएशन की, इकोनॉमी का सिचुएशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्ट करती है। अब हम देखते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कि हम क्या कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं मीन्स गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने खर्च को बढ़ा रही है और रिड्यूस कर रही है टैक्स रेट, जो टैक्स है लोगों से कम ले रही है। ठीक है, तो अगर लोगों से टैक्स कम लेगी तो इससे एग्रीगेट डिमांड बूस्ट कैसे होगा। ठीक है, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो गवर्नमेंट दो काम कर रही है, एक्सपेंड कर रही है इकोनॉमी, ताकि अगर क्या कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा,
अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो लोग जो है चीज़ें खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, फिर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो बूस्ट मिलेगा। अब रिड्यूस किया जाएगा टैक्स रेट, तो अगर लोगों से टैक्स रेट ज़्यादा लिया जा रहा है तो मीन्स क्या है कि उनका जो डिस्पोजेबल इनकम उनके पास बचता है, मीन्स जो इनकम उनके पास खर्च करने के लिए बचता है तो वो कम हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी तो फिर क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। सपोज इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी की इनकम 100 रुपीज़ है, ठीक है, जस्ट अज्यूम, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोज 30 उसका टैक्स में जा रहा है, ठीक है, 30 रुपये वो टैक्स भर रहा है, ठीक है, तो अब उसके पास खर्च करने के लिए कितना बच रहा है, 70 बच रहा है, ठीक है। अगर हम देखें कितना 70 रुपीज़ बच रहा है। अब गवर्नमेंट ने टैक्स को कट करके कहा कि अब हम आपसे 20 रुपये लेने वाले हैं, तो उसके पास खर्च करने के लिए कितना बच रहा है, 80 रुपीज़ बच रहा है। तो वो जाकर खर्च कहाँ करेगा, इकोनॉमी में ही तो करेगा। तो इकोनॉमी में क्या आएगा, बूम होगा, ठीक है, लोग खरीदेंगे। तो यह इसीलिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब किया जाएगा, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। पंप प्राइसिंग मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, पंप करती है मनी इकोनॉमी में बाय डिक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्स को घटा के पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा लाती है और इंक्रीज करती है खर्चा अपना, तो पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा आता है। इससे कंज्यूमर का डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, बिजनेस रिवाइव होता है, जॉब क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। देन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जस्ट इसका उल्टा रिड्यूस करेगी अपना स्पेंडिंग को और यहाँ टैक्स को इंक्रीज कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ा देगी ताकि मनी को सक कर सके, इकोनॉमी से मनी को खींच सके। रिजल्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अप लोअर हो जाएगा, घट जाएगा और इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। यूज्ड व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, और ये तब किया जाएगा जब इन्फ्लेशन हाई होगा, हाई टू स्लो डाउन द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, यही किया जाता है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी और टैक्स को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे टैक्स और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, ये दोनों चीज़ जो है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट याद रखने की बात है फिस्कल पॉलिसी वाले टॉपिक में, कि इसको बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो रहा है और घटाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या है बिजनेस के साइकिल को स्टेबलाइज करने में, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल का 2 फेज होता है, एक तो बूम और एक रिसेशन। बूम मीन्स अच्छा चल रहा है, रिसेशन बुरा चल रहा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। सो एम्पलीफाइंग सर्कल, टू मच बूम और डीप रिसेशन इज डेंजरस। ना तो अत्यधिक बूम होना चाहिए, ना रिसेशन होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करती है ताकि स्टेबलाइज किया जा सके इन सारे फेजेस को, ठीक है। अब नेक्स्ट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। काउंटर साइक्लिकल का क्या मतलब है कि वर्क्स अगेंस्ट द ऑन गोइंग ट्रेंड, जो ऑन गोइंग ट्रेंड चल रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है काम कर रहा है, ठीक है। या तो बूम चल रहा है या रिसेशन चल रहा है तो उसके अगेंस्ट काम करना है। एम क्या है, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो सकती है, अगर टू मच स्पेंड किया जा रहा है, टू मच डिमांड है, तो इससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ड्यूरिंग बूम पीरियड क्या किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड को घटाया जाता है, ठीक है। कैसे, डिक्रीज कर दिया जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, स्पेंडिंग लेस ऑन प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर। तो इन सारे चीज़ों पे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को कम किया जाता है और इंक्रीज किया जाता है टैक्सेस को, सो दैट पीपल एंड बिजनेसेस हैव लेस मनी टू स्पेंड। तो कम से कम पैसा रहेगा तो कम से कम ये जाएंगे मार्केट और कंजम्पशन कम होगा तो रिड्यूस हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। और रिसेशन के फेज में क्या किया जाएगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाएगा। अब कैसे बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग को जो है बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक सर्विसेज में, एटसेट्रा में किया जाएगा और रिड्यूस किया जाएगा टैक्सेस को, ठीक है, ताकि पीपल जो है क्या कर सके और बिजनेस के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो तो इन्वेस्ट कर सके, स्पेंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे बूम फेज में क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। बूम चल रहा है तो रिड्यूस किया जाएगा एग्रीगेट डिमांड को, रिसेशन चल रहा है तो इंक्रीज किया जाएगा एग्रीगेट डिमांड को। अब हम देखते हैं, ये हमने देखा काउंटर, ठीक है, कि जो चल रहा है तो उसको क्या किया जा रहा है, काउंटर किया जा रहा है। बूम चल रहा है तो रिड्यूस किया जा रहा है एग्रीगेट डिमांड को और रिसेशन चल रहा है तो इंक्रीज किया जा रहा है एग्रीगेट डिमांड को।
ठीक है। अब प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी देखते हैं, ये क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द बिजनेस साइकिल। तो प्रो साइक्लिकल का क्या मतलब है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या, प्रो कि बिजनेस जिधर जा रहा है तो उधर ही पॉलिसी भी मूव कर रहा है। जब बूम है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, और भी स्पेंड कर रही है, एंड डज नॉट हाइक टैक्सेस, तो टैक्स को ज्यादा बढ़ा नहीं रही है और भी ज्यादा खर्च कर रही है, और बूम को क्या कर रही है, और भी बूम ग्रो होता जा रहा है। ठीक है, तो ये डेंजरस और अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है कि बूम है तो आप बूम पे बूम कर रहे जा रहे हो तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और रिसेशन के टाइम में फिर प्रो साइक्लिकल में गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस कर देती है स्पेंडिंग और इंक्रीज कर देती है टैक्स। ये तो और जैसे कि बुरी हालत हो जाएगी इकोनॉमी की क्या कि अभी रिसेशन का टाइम है लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ स्पेंड ही नहीं कर रही है, लोगों के हाथ में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और टैक्स को और उल्टा बढ़ा दिया गया है, एक तो इनके पास पैसा नहीं है और भी इनसे टैक्स लिया जा रहा है, तो यहाँ पे रिसेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, फर्दर स्लो डाउन हो जाएगा और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल को देख लिया कि जब बूम का टाइम होगा तो प्रो साइक्लिकल में क्या किया जाएगा, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा, टैक्स को घटाया जाएगा, और काउंटर साइक्लिकल को एक्सपेंडिचर में डिक्रीज किया जाएगा और टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा। रिसेशन के केस में प्रो साइक्लिकल में क्या होगा, एक्सपेंडिचर को डिक्रीज किया जाएगा और टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा, और काउंटर साइकिल में क्या किया जाएगा, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाएगा और टैक्स को डिक्रीज किया जाएगा। आउटकम क्या आएगा इसमें कि प्रो साइक्लिकल में जो चल रहा है अगर वही किया जाएगा तो डीपेन हो जाएगा रिसेशन। ठीक है, या तो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देयर बाय यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा बिजनेस साइकिल में, और यहाँ पे क्या होगा, अगर रिसेशन है तो वो उसको सॉफ्ट करेगी, या मॉडरेट एक्सपेंशन है तो उसको मॉडरेट करेगी, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल में कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक 16-17 का ऑब्जर्वेशन क्या है कि इंडियाज फिस्कल स्टेंस सोज प्रो साइक्लिकल बायस ड्यूरिंग बूम, कि बूम के टाइम में इंडिया का फिस्कल स्टेंस हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जब बूम है तो ज्यादा हाईयर स्पेंडिंग हो रहा है, हाईयर डेफिसिट है। ठीक है, तो काउंटर साइक्लिकल मेजर्स यूज्ड मोर ड्यूरिंग स्लो डाउन्स, और जब स्लो डाउन होता है तो काउंटर साइक्लिकल मेजर्स यूज किया जाता है, लेकिन जब प्रो साइक्लिकल बायस देखने के लिए मिलता है बूम के टाइम में। ठीक है, जस्ट ये इकोनॉमिक सर्वे का ऑब्जर्वेशन है, तो हमें याद रखना है कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या है, ज्यादा बेटर है कि जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है ताकि स्टेबलाइज किया जा सके इकोनॉमी को। देन फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसी है, इसमें क्या होता है देखते हैं। गवर्नमेंट इसमें एफर्ट करती है ताकि फिस्कल डेफिसिट को कम से कम किया जा सके। एम होता है इनका कि जो पब्लिक का डेट है, कर्ज है, उसको कम किया जा सके, रेवेन्यू को रेज किया जा सके और रिड्यूस किया जा सके वेस्टफुल एक्सपेंस को, जो एक्सपेंस वेस्टफुल है जिससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है तो उसको जो है कम किया जा सके। तो FRBM एक्ट 2003 इसके लिए आता है, और ये इसको पास क्यों किया जाता है, टू इन्फोर्स फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी प्रेजेंट और फ्यूचर गवर्नमेंट है तो उनको कहा जा रहा है तो आपकी क्या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, ट्रिगर क्या है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना पहुंच गया, रीच्ड 6% ऑफ जीडीपी। ठीक है, जीडीपी का 6% तक फिस्कल डेफिसिट जो है हो गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन EAS शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे, कौन, EAS शर्मा कमेटी, इनके रिकमेंडेशन के बेस पे FRBM एक्ट आता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है FRBM एक्ट का, इंश्योर इंटर जनरेशनल इक्विटी। ठीक है, फेयरनेस जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होना चाहिए, अचीव लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमी में क्या होनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ठीक है, ब्रॉड स्ट्रेटेजी क्या था अचीव करने के लिए, ब्रॉड स्ट्रेटेजी अगर देखा जाए, अचीव रेवेन्यू सरप्लस, कि हमारे पास क्या हो, रेवेन्यू सरप्लस हो, और जितना भी फिस्कल ऑब्स्टेकल है मॉनेटरी पॉलिसी के सामने आ रहा है, जितना फिस्कल ऑब्स्टेकल उसको रिमूव करो। एंड देन क्या करना है, इंश्योर करना है इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट बाय लिमिटिंग डेफिसिट एंड बोरोइंग। तो बोरोइंग को बेसिकली क्या था है FRBM एक्ट में कि इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट होना चाहिए, बोरोइंग डेफिसिट्स जो है ये सब कम से कम होना चाहिए। तो की फीचर्स क्या है FRBM एक्ट का,
कि लिमिट करना है फिस्कल डेफिसिट को कितना, 3% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, कहाँ कब तक कहा गया था, 2021 की 31 मार्च 2021 तक जो है क्या करना है, फिस्कल डेफिसिट को 3% तक रखना है, 3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, कि अभी जितनी करंट जीडीपी है उसका 3% तक फिस्कल डेथ हो सकता है। ठीक है, और जनरल गवर्नमेंट का जो डेथ है ये कितना होना चाहिए, 60% या उससे कम होना चाहिए। क्या, 60% ऑफ द जीडीपी या उससे भी कम होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेथ कितना होना चाहिए, 40% से कम या तो 40% तक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलाकर बोला गया कि 60% या उससे भी कम जो है होना चाहिए। ठीक है, जीडीपी का जो भी गवर्नमेंट जो है उधार ले रही है, ये बोरोइंग की बात की जा रही है, जो उधार ले रही है गवर्नमेंट वो कितना होना चाहिए, 60% ऑफ जीडीपी या उससे कम होनी चाहिए जनरल गवर्नमेंट का, यानी स्टेट और सेंटर का मिला के। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हो सकता है कर्ज, तो 40% ऑफ जीडीपी जो है कर्ज हो सकता है या उसके बराबर ही। ठीक है, ओके। अब लिमिट एडिशनल गारंटीज, और एडिशनल गारंटी कितना दिया गया है, टू 0.5% ऑफ जीडीपी पर ईयर। इंश्योर फिस्कल टारगेट आर नॉट एक्सीडेड बियॉन्ड स्टिपुलेटेड डेट्स। ठीक है, तो फिस्कल टारगेट्स को जो क्या किया जाना चाहिए, फिस्कल टारगेट्स को एक्सीड नहीं किया जाना चाहिए जितना स्टिपुलेटेड डेट दिया गया है उसके अलावा। तो ये हमने देखा कि जनरल गवर्नमेंट का कितना FRBM एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और फिस्कल डेफिसिट को अब यहाँ पे हमें दो बात याद रखने की जरूरत है। ये 3% वाला डेटा जो कि फिस्कल डेफिसिट का है, कि इसको हमें क्या करना है, लिमिट करना है फिस्कल डेफिसिट को 3% तक। ठीक है, और 2024 से 2025 तक कहा गया है कि गवर्नमेंट का डेट कितना होना चाहिए, 60% या उससे कम होना चाहिए। और जनरल गवर्नमेंट का यानी दोनों स्टेट और इसका और सेंटर का कितना होना चाहिए, 40% और उससे कम होना चाहिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग मतलब इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब एनुअल टारगेट्स और स्केप क्लॉज भी है इसमें, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए एनुअल रिडक्शन टारगेट इफ डेफिसिट एक्सीड लिमिट। अगर जो डेफिसिट है लिमिट को उससे ज्यादा एक्सीड करती है तो गवर्नमेंट को एनुअल रिडक्शन टारगेट जो है सेट करना चाहिए। देन एक्सीडिंग फिस्कल डेफिसिट अलाउड ओनली इन केस, तो फिस्कल डेफिसिट को अलाउ तभी किया जाएगा जितना लिमिट है, 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी अलाउ किया जाएगा अगर नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, वॉर है, नेशनल कैलामिटी है, या एग्रीकल्चर में कोलैप्स देखने को के लिए मिल रहा है, या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या फिस्कल इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, या शार्प इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है। तो देन डेविएशन लिमिट, डेविएशन अंडर स्केप क्लॉज जो है, डेविएशन लिमिट को आप समझते हैं कि कितना डेविएट आप कर सकते हैं। तो डेविएशन जो है स्केप क्लॉज के अंदर एक्सीड नहीं कर सकते हैं आप 0.5% ऑफ द जीडीपी की। मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, अगर प्रॉब्लम भी है तो 0.5% ऑफ द जीडीपी को ही आप जो है इतना तक आप जो है फिस्कल डेफिसिट और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। देन हाई ग्रोथ एडजस्टमेंट रेट, अगर ग्रोथ हाई हो रहा है तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। इफ़ रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ ए क्वार्टर इज 3% पॉइंट अबव एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 क्वार्टर। तो क्या कह रहे हैं कि अगर रियल आउटपुट ग्रोथ जो है ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है इस क्वार्टर में, ठीक है, 3% जो है प्रीवियस 4 क्वार्टर से ज़्यादा अगर हम देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहिए एटलीस्ट 0.25% ऑफ जीडीपी इन ए ईयर। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ग्रोथ क्या करना है, हाई ग्रोथ एडजस्टमेंट रेट जो है करना है। देन बोरोइंग पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई से बोरो नहीं कर सकती है, सिर्फ तभी बोरो करेगी अगर टेम्परेरी कैश मिस मैच देखने के लिए मिलता है। देन एक्सेप्शन क्या लगाती है बोरोइंग रूल का, कि आरबीआई जो है सब्सक्राइब कर सकती है प्राइमरी इशू के लिए अंडर स्केप क्लॉज। आरबीआई क्या कर सकती है, बाय कर सकती है और सेल कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट में। मतलब क्या है कि अगर आरबीआई भी आपको सब्सक्राइब करेगी, हेल्प करेगी, कब, जब आपको प्राइमरी इशूज़ है जो कि स्केप क्लॉज में दिया हुआ है, अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें हो रही है तभी जाकर के आरबीआई जो है आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी, अदरवाइज जो है नहीं। देन मेजर क्या है, मेजर्स फॉर फिस्कल ट्रांसपेरेंसी, और कहा गया है कि फिस्कल ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मेजर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमाइज सिक्रेसी इन बजट प्रिपरेशन। तो आप जो बजट को प्रिपेयर कर रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसमें सिक्रेसी कम होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, और
डिस्क्लोज़र कैसा होना चाहिए, मस्ट बी मेड एट टाइम ऑफ बजट प्रेजेंटेशन, कि जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है तभी डिस्क्लोज़र जो है किया जाना चाहिए। देन हाफ ईयरली रिव्यू, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करना चाहिए, मस्ट रिव्यू ट्रेंड्स इन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर एवरी 6 मंथ, तो हर 6 मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए कि क्या ट्रेंड है रिसीट और एक्सपेंडिचर में, ठीक है, और फिर उसको रखना चाहिए किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने। दैन डेविएशन फ्रॉम ऑब्लिगेशन, तो नो डेविएशन अलाउड विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल, तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी डेविएशन नहीं हो सकता जो भी आपको ऑब्लिगेशन दिया गया है उसमें। देन ऑडिट बाय कैग, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरेस्ट कैग टू रिव्यू कंप्लायंस, तो इन कंप्लायंस को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैग को कह सकती है कि आप रिव्यू कर सकते हैं हमारे कंप्लायंस को, और रिव्यू को कहाँ लेड किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने जो है रिव्यू को रखा जाना चाहिए, ठीक है। देन FRBM एक्ट में क्या कहा गया है कि फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है बजट के साथ पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को जो है क्या किया जाना चाहिए, लेड इन नेक्स्ट सेशन आफ्टर बजट, तो बजट के बाद नेक्स्ट सेशन में ये सारी चीज़ों को लाया जाना चाहिए, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लाइक सेंटर स्टेट को भी 3% तक अपना फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करना चाहिए। देन कोविड-19 का इम्पैक्ट देखते हैं क्या पड़ा FRBM टारगेट पे, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट और डेथ जो है ये डेविएट हो गया FRBM के टारगेट लेवल का। गवर्नमेंट डिड नॉट अमेंड FRBM एक्ट ड्यूरिंग कोविड, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंड नहीं किया FRBM एक्ट को कोविड के टाइम पे। गवर्नमेंट स्टेटेड नीड फॉर फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग पेंडेमिक अनसर्टेनिटीज़, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि फिस्कल जो है फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए पेंडेमिक के टाइम पे, ठीक है। गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ GDP बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026, तो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हम फिस्कल डेफिसिट को 4.5% के बिलो जो है लेकर जाना चाहते हैं 2025 से 2026 तक। बट FRBM एक्ट में जो 2 इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखना है कि FRBM एक्ट 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कहती है, ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट को 3% तक रखो GDP का, एंड देन जनरल गवर्नमेंट का डेथ कितना 60% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 40%, ठीक है। ये सारी चीज़ है, एंड इसमें एक चीज़ और याद रखना है, स्केप क्लॉज, ठीक है। इसको नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ऑन डेफिसिट एंड डेथ, तो क्या है पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। डेफिसिट और इन्फ्लेशन का रिलेशन अगर देखें तो डेफिसिट जो है इन्फ्लेशनरी हो सकता है अगर इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे है, और अगर रिसोर्सेज जो है अनयूटिलाइज है तो डेफिसिट क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है डिमांड एंड सप्लाई बिना इन्फ्लेशन के, ठीक है। देन क्राउडिंग आउट क्या है, क्राउडिंग आउट हमें बूम फेज के टाइम देखने के लिए मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूसेस सेविंग अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रही है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए कम से कम जो है सेविंग बच रहा है। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज एज गवर्नमेंट क्लेम्स मोर सेविंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग जो है गवर्नमेंट के पास आ रहा है तो प्राइवेट सेक्टर के पास तो जा नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रही है। तो ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड क्राउडिंग आउट। देन क्राउडिंग इन क्या है, स्लो डाउन के टाइम में क्या होता है कि डेथ को जो है फाइनेंस किया जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्ट डिमांड, तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग क्या करता है, बूस्ट करता है डिमांड को, ठीक है। डेथ को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंड करती है, और यहाँ पे जो है डिमांड बूस्ट होता है। देन प्राइवेट सेक्टर जो है इंक्रीज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट टू मीट राइजिंग डिमांड, और जो डिमांड बढ़ता है तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर फिर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को ताकि इन डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो ये क्राउडिंग इन है। तो प्राइवेट क्राउडिंग इन किससे रिलेटेड है, इन और आउट रिलेटेड है प्राइवेट सेक्टर से, कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोन खुद ले लेगी, बोरो खुद कर लेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या बचेगा, और जब स्लो डाउन रहेगा और गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा
पैसा इकोनॉमी में खर्च करेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर का जो है इंक्रीज़ होगा इन्वेस्टमेंट, वो इंक्रीज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को मीट कर सके। ठीक है, तो डू इकोनॉमीज नीड फिजिकल डेफिसिट, क्या इकोनॉमी को फिजिकल डेफिसिट चाहिए? तो स्मॉल फिजिकल डेफिसिट जो है इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, स्पेशली क्राइसिस के टाइम पे, ये काइनेसियन का व्यू है। ठीक है, गवर्नमेंट को जो है क्या करना चाहिए? शुड रेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट यूजिंग बोरोड फंड, तो बोरोड फंड को यूज़ करके, जैसे जो भी उधार लिया गया है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड करते हैं ना हम बोरोइंग को, तो जो बोरो करती है गवर्नमेंट वही तो फिजिकल डेफिसिट है। तो जो भी बोरोड फंड है, ठीक है, तो उसको अगर गवर्नमेंट यूज़ करेगी पब्लिक इन्वेस्टमेंट में तो उसका फ़ायदा होगा। पर्पस क्या होगा? अगर थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट रहता है तो एक्सिलरेट होगा ग्रोथ, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो एक्सिलरेट होगा ग्रोथ। तो आपको क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट समझ आ गया। देन ये डू इकोनॉमीज नीड फिजिकल डेफिसिट, ये भी हमने क्लियर कर लिया। सो फिजिकल डेफिसिट जो है कब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, अगर हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर ज़्यादा मिल रहा है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से, तो डेफिसिट हेल्दी है कि आपने जितना बोरो किया, ठीक है, और फिर आपने इन्वेस्टमेंट की उस बोरोड किए हुए मनी से, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, तो फिर तो ये फिजिकल डेफिसिट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने क्या किया, बोरो किया 100 रुपीज़ 10% में, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है, अब अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को 10% से ज़्यादा अर्न करना चाहिए। ठीक है, देन ग्रोथ इन आउटपुट इंक्रीजेज टैक्स रेवेन्यू, तो जो है आउटपुट अगर अच्छा है तो टैक्स रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डेथ रीपेमेंट क्या हो गया, ईजियर हो गया, तो डेथ जो है बर्डन नहीं हुआ। ठीक है, और इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है फास्टर। ठीक है, जितना हमने उधार लिया उससे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो अगर उस पैसे को जहाँ भी हम लगा रहे हैं और उस पैसे से अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है, देन जो है फिजिकल डेफिसिट प्रॉब्लम नहीं है। अब रिस्क कब है फिजिकल डेफिसिट में? जो बोरोड फंड्स है तो मस्ट बी रीपेड एंड सर्विस्ड, जो भी इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ों को पेमेंट होना चाहिए ना। अब कर्ज को अगर वो रह जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन सोशल सेक्टर स्कीम्स टू, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो बोरो करती है और फिर उसी को पे करती रहती है, नहीं, गवर्नमेंट फिर सोशल सेक्टर स्कीम्स में भी खर्च करती है। ठीक है, ताकि जो है लोगों का क्या हो सके, भला हो सके, गरीब लोगों को या जो बेनिफिशियरीज हैं उनको मिल सके। तो ये क्या है, तो डिफ़िकल्ट टू मेज़र रिटर्न, तो यहाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कितना रिटर्न हो पाया और नहीं हो पाया। अनवाइज इन्वेस्टमेंट होता है तो फिजिकल डेफिसिट बर्डनसम हो जाता है। मतलब क्या है, आप अगर मनी बोरो कर रहे हो, सिंपल आप यहाँ पे इकोनॉमी को, इंडिया को मत रखो, खुद को रखो कि आपने पैसे जो है बोरो किए हैं किसी से। ठीक है, आपने 50 रुपीज़ बोरो किया है, ये आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया क्योंकि आपने 50 रुपीज़ बोरो किया है। अब 50 रुपीज़ को बोरो करके आपने क्या किया, इसको इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, अब यहाँ से आपको रिटर्न जो है 80 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है पैसे हैं कि आप यहाँ पे 50 रुपीज़ जो आपने लिया था आप उसको वापस भी कर दो, और उसमें जो इंटरेस्ट बना होगा लेट्स से 10 रुपीज़, तो वो इंटरेस्ट भी दे दो, एंड उसके बाद आपके पास 20 रुपीज़ बच भी जाता है, जो आप क्या कर रहे हो, कि आपके पास ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। अब आप इससे कुछ भी कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऐसा अगर होता है फिजिकल डेफिसिट फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर आप यहाँ क्या करते हो, आपने 50 रुपीज़ लिया था और आपने इसमें से कुछ भी सपोज़ जनरेट नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, या ऐसे जगह खर्च किया जहाँ पे से कोई रिटर्न नहीं आया, और रिटर्न आया भी तो सपोज़ 30 रुपीज़ रिटर्न आया, तो आपके ऊपर तो बर्डन हो गया ना। एक तो यहाँ आपको 50 रुपीज़ देना है, आपका 50 अब घट के 30 बन चुका है। ठीक है, 50 देना है प्लस 10 रुपीज़ ये इंटरेस्ट भी देना है, तो 60 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 30 रुपये तो और आप माइनस में ही जा रहे हो, प्लस 60 इधर, तो आपका घाटा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने पूरा फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट देख लिया, FRBM एक्ट के बारे में देख लिया। FRBM एक्ट किससे रिलेटेड है, फिजिकल डेफिसिट को कम करने के बारे में है। ठीक है, तो कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं जो कि प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज से आया है कि डेथ सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। तो डेथ का सस्टेनेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट डिफरेंशियल पे। ठीक है, इफ़ इंटरेस्ट रेट जो है क्या है,
कम है ग्रोथ रेट से, तब तो डेथ सस्टेनेबल है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि जो हमने कर्ज लिया ये सस्टेनेबल है या नहीं है, तो अगर इंटरेस्ट रेट आप कम दे रहे हो जितना आप ग्रो कर रहे हो उससे, तब तो सस्टेनेबल है। इन इंडिया ग्रोथ इंश्योर डेथ सस्टेनेबिलिटी, नॉट द अदर वे अराउंड। तो इंडिया में जो है ग्रोथ क्या इंश्योर करता है, अगर डेथ सस्टेनेबल है, जो आपने कर्ज लिया है सस्टेनेबल है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो